Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Alia Wahid, and in this today's lecture we are going to discuss about the reversible indirect acting cholinergic drugs. So these are all drugs I have written here and I have make a table for it. So now we are going to discuss them one by one. We will discuss their therapeutic uses and we also discuss their adverse effect and toxicity which can occur, and we also discuss how to treat this toxicity if it occurs. Okay, so first of all, let's discuss about the first drug which is written here. अच्छा जी, सबसे पहले one thing you have to remember about the androphonium, that it is what it is, anticholinergics, and you can say it is CHE inhibitor, but it is CHA इनहिबिटर के वो उसके साथ बाइंड करके उसको इनहिबिट कर रहा है, उसको डिग्रेड कर रहा है, उसको इनएक्टिवेट कर रहा है। सो ये चीज़ आ जाएगी। यही यही चीज़ आप इसके पैराग्राफ में भी लिखेंगे, यही की यही चीज़ आप नियोस्टिग्मीन के पैराग्राफ में भी लिखेंगे, और यही की यही चीज़ आप इको फॉस्फोथाइड के पैराग्राफ में भी यही चीज़ लिखेंगे। इन सब का काम एक ही है, ठीक है। सो अगर आप पे नोट आ जाता है इन ड्रग्स के बारे में लिखने पे, तो सबसे पहले चीज़ आपने ये चीज़ लिख देनी है, या एंटी कोलिनेस्ट्रेसिस का नाम भी लिख सकते हैं, बात एक ही की रही है। नेक्स्ट चीज़ आपने ये लिखनी है इकोथायोफॉस्फेट के बारे में कि ये शॉर्ट एक्टिंग है। क्या है ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये एसिटाइलिन कोलिन का इनहिबिटर तो है, लेकिन ये 30 मिनट तक काम करेगा। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन भी आप लिखते जाएं कि ये तकरीबन मैक्सिमम 30 मिनट्स तक कर सकता है। फाइकोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन की जब बात आ जाती है तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट है, और इनका टाइम भी आप लिख देंगे अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 आवर्स तक ये रहते हैं। न्यूस्टिग्मीन में भी आप यही किए लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ही इंटरमीडिएट एक्टिंग है और 3 से 6 आवर्स तक ये रहेंगे। जब लास्ट में बारी आ जाती है इकोथायोफॉस्फेट में, तो आप इसका कहेंगे कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, या आप लॉन्ग एक्टिंग इसको रिवर्सिबल कह सकते हैं। रिवर्सिबल यानी ड्रग है, तकरीबन इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 12 आवर्स थे, कई दिनों तक, फ्यू डेज तक जो है ना वो रहता है। लेकिन हम इसको क्लासीफाई जो करते हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, तो हम इसको ज़्यादातर इरिवर्सिबल के पोर्शन में रखते हैं। और वो क्यों रखते हैं, वो जब मैं इसके बारे में जब आपको डिटेल से पढ़ाऊँगी मैं तब आपको इसको बताऊँगी, क्योंकि अभी हम इन जो ये ड्रग्स हैं हम इनको डिस्कस करेंगे, बाद में हम उस पे जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग इकोथायोफॉस्फेट में ये चीज़ देख चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों ने इन सब के बारे में याद रखनी है कि कौन सा क्वाटरनरी है और कौन सा टर्शरी है। सो अगर मैं एंड्रोफोनियम की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी का मतलब क्या है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ये हाइड्रोफिलिक है, लिपोफिलिक नहीं है। इस वजह से ये आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के CSF में नहीं जा सकेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेगा। जब बात करते हैं हम फाइकोस्टिग्मीन की, तो इसका आपने याद रखना है कि ये टर्शरी अमाइन है। तो ये टर्शरी अमाइन होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, सेंट्रल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो दे सकता है। जब नियोस्टिग्मीन की बात आती है तो ये भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का है, ये भी क्रॉस नहीं कर सकेगा आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को। अच्छा था, इकोथायोफॉस्फेट में उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर की बात नहीं की गई है कि ये क्वाटरनरी है, ये टर्शरी है। सो आप लोग इस चीज़ को इसके अंदर नहीं लिखेंगे। जिन चीज़ों का जिक्र किया गया है आपकी बुक के अंदर, आप सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे कि ये क्वाटरनरी है, ये सिर्फ टर्शरी है, बाकी ये भी क्वाटरनरी नेचर की है। और क्वाटरनरी होने का क्या मतलब है ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और मैं डिटेल से रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। सो आपने ये चीज़ें लिख दी। लास्ट में आप अगर पॉइंट बनाना चाहें लिपोफिलिक का, तो आप बना सकते हैं कि ये हाइड्रोफिलिक है, यानी ये वाटर लविंग है, ये लिपिड लविंग नहीं है, इसलिए ये मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकती। इसका जब आप बात करेंगे तो ये लिपोफिलिक होगी। टर्शरी अमाइन जितने भी हैं वो लिपोफिलिक होंगे, क्वाटरनरी अमाइन हाइड्रोफिलिक होंगे। सो ये भी हाइड्रोफिलिक होगी, हाइड्रोफिलिक। और इसके बारे में नहीं है, इकोथायोफॉस्फेट के बारे में तो हम इसको नहीं लिखेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इनके थेरेपेटिक यूजेस के ऊपर। इनके थेरेपेटिक यूजेस किस क्या कौन-कौन से और कैसे-कैसे। तो अगर हम एंड्रोफोनियम के थेरेपेटिक यूज़ देखें ना, तो ये हमारे पास डायग्नोसिस में हेल्प करता है। डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ व्हिच इज़ मायस्थेनिया ग्रेविस। आप स्पेलिंग इसके अच्छी तरह से बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई गलती हो सकती है। सो अब मायस्थेनिया ग्रेविस इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़, जिसमें आपके पास क्या हुआ होता है कि आपका जो निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर एनआर से मैं कह रही हूँ, वो डिग्रेड हो जाते हैं। वो क्या हो गए? डिग्रेड हो गए। अब उनके डिग्रेड हो जाने की वजह से ये डिज़ीज़ आपको होती है ऑटोइम्यून डिज़ीज़, कि हमारे जिस्म के अंदर अपनी ही एंटीबॉडीज़ बनती हैं अपने ही सेल्स के ख़िलाफ़, ठीक है। तो वो समझते हैं कि हमारे अपनी बॉडी के सेल्स ने निकोटिनिक रिसेप्टर को डिग्रेड कर दिया और ये हमारे दुश्मन है, जबकि वो दुश्मन होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर खुद ब खुद हो जाने वाली डिज़ीज़ है। इसको डायग्नोस करने के लिए वो दिया जाता है एंड्रोफोनियम। अब इसको किस तरह से डायग्नोस करते हैं, उसका एक पूरा मैकेनिज़्म जो है ना, वो हमारी बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। सो उसके मैकेनिज़्म बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने क्या करना है कि एंड्रोफोनियम का इंजेक्शन जो है, आप वो उस पेशेंट को लगा देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपको इंजेक्शन के बाद तकरीबन 30 मिनट्स के बाद, कितने मिनट्स के बाद? 30 मिनट्स के बाद आप देखेंगे कि उस पेशेंट के अंदर जो मसल की स्ट्रेंथ है, क्या है? मसल की स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाएगी। और जैसे ही वो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको पता लग जाएगा कि इस पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये इसका थेरेपेटिक यूज़ था। नेक्स्ट अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें, तो इसकी टॉक्सिसिटी अगर हो जाए किसी पेशेंट के अंदर, तो क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर? कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा। CRISIS। क्राइसिस का मतलब क्या है? यानी उसके अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जो कोलिनर्जिक एक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है। और टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, मैं टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे? हम उसको एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन एक एंटीडोट है। एंटीडोट का मतलब है एंटीटॉक्सिन है, यानी अगर हमें इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो हम उसके लिए एट्रोपिन की एंटीडोट या एंटीटॉक्सिन उसे दे देंगे, वो ट्रीट हो जाएगा। एट्रोपिन के अलावा दो और चीज़ें भी यूज़ होती हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। ड्रामापिन और पाइरिडॉक्सिन डॉक्सिन जो है वो यूज़ होती है, बट आप ज़्यादातर एट्रोपिन को याद रखें, वही बेस्ट रहता है। नेक्स्ट हम लोग जो है ना, फाइकोस्टिग्मीन्स की जो स्टार्टिंग में आपने जो चीज़ें लिखी हैं, वो मैंने आप लोगों को सारी बता दी हैं। नेक्स्ट हम इसके चलते हैं यूजेस के ऊपर। सो इसके यूजेस बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ के आए हैं, कि वो क्या करते थे, वो बीपी को कम कर देते थे, ठीक है। इसके अलावा जीआईटी ट्रैक की जो मोटेलिटी है, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, मैं मूवमेंट लिख रही हूँ, वो बढ़ जाती थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो प्यूपल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता था, जिसकी वजह से हमें मायोसिस का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये प्यूपल की डायलेशन का एक्शन जो है वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया हो गया और मसल स्ट्रेच हो जाते हैं। और इसके अलावा जो कोलिनर्जिक एक्टिविटी है वो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होती है। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब कोलिनर्जिक एक्टिविटी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बढ़ने से क्या मुराद है, क्योंकि ये है टर्शरी अमाइन, सो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा सकता है। इससे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। बाकी सारे जो प्रोसेसेस है वो हम पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं, कि ब्लड प्रेशर कम कर देगा, गैस्ट्रिक को इंक्रीज कर देगा, यूरिनेशन को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स को कंट्रैक्ट करवा देगा। ये सारे जो चीज़ें हैं वो हम एक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में मैं अगर इसके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिसिटी की बात करूँ ना, तो इसके कुछ भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, बस वही चीज़ आ जाती है कि बहुत ज़्यादा अगर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेंगे ना, टॉक्सिक खा लिया तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट रेट भी कम होना हमारे लिए खतरे की बात है, ठीक है। इसी तरह कार्डिक आउटपुट, CO से मिला कार्डिक आउटपुट आपका बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। स्पैम हो सकता है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि JIT की मूवमेंट ज़्यादा हुई है,
ठीक है। सो यहाँ पर मसल स्पैम हो सकता है, ठीक है, मसल स्पैम हो सकता है। अब इस टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम बिल्कुल वही सेम चीज़ आ जाती है, एट्रोपिन दे देंगे और ये टॉक्सिसिटी ट्रीट हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी में हो क्या रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इधर टॉक्सिसिटी में ये चीज़ कोलिनर्जिक क्राइसिस हो रहे थे, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, सेम ही आ जाता है। अगर इनकी जगह आप कोलिनर्जिक क्राइसिस लिख सकते हैं, लिख देते हैं, वो भी चीज़ सही है, ठीक है, गलत नहीं होगी। मैं टॉक्सिसिटी में यहाँ पर लिख देती हूँ कि कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। अगर आप ये चीज़ें लिख देते हैं, पूरा हार्ट रेट कम, ये कम, ये कम, तो वो भी ठीक है। कोई एनर्जी क्राइसिस लिख देंगे तो एक ही वर्ड में ये सारी चीज़ें बात आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें हो रही है। ट्रीटमेंट के लिए एट्रोपिन लिख देंगे, ये लिख देंगे कि एट्रोपिन एक एंटीडोट है, इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन के स्टार्टिंग पैराग्राफ जो भी लिखना है वो मैंने आपको सारा बता दिया कि ये क्वार्टरली है और दूसरा एसिटाइलिन का इनहिबिटर है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि ये इसके थेरापेटिक यूजेस के ऊपर। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि यूरिनेशन को इंक्रीज कर रहा है, ब्लैडर के ऊपर एक्ट कर रहा है, उसको स्टिमुलेट करेगा, यूरिनेशन को इंक्रीज कर रहा है और जीआईटी के ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट है। जीआईटी की मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है या उसकी सिक्रीशंस को इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसके कुछ ज़्यादा वो आ जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट में इसके लिखे हुए हैं एडवर्स इफेक्ट आपकी बुक के अंदर। इसके एडवर्स इफेक्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने एडवर्स इफेक्ट पढ़े थे बाद में कोर्स के, ठीक है ना। और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या थे कि आपको सलाइवा ज़्यादा आ रहा है, आपको स्वेट ज़्यादा आ रहा है, आपका फेस रेड कर रहा है, जिसमें उन्होंने उसका नाम लिखा था फ्लशिंग का, ठीक है। फ्लशिंग का मतलब होता है आप फेस का रेड हो जाना। इसके अलावा उन्होंने कहा एब्डोमिनल पेन हो जाता है, एब्डोमेन में क्या है, पेन आना स्टार्ट हो गया, नोजिया हो जाएगा आपको। नोजिया की स्पेलिंग आई थिंक सो ये है, हाँ, ठीक है, आप खुद ज़रा एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो इस तरह के इफेक्ट जो हैं वो इसके आना शुरू हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट। टॉक्सिसिटी इसकी भी सेम है कि आप एट्रोपिन दे देंगे, इसकी टॉक्सिसिटी ट्रीट हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो ये हमारी ड्रग्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट, अच्छा, एक और इन दोनों के अलावा फाइकोस्टिग्मीन और नियोस्टिग्मीन, ये तो दो इंटरमीडिएट ड्रग्स थी, एक तीसरी ड्रग भी है पायरोस्टिग्मीन, ठीक है, वो भी एक इंटरमीडिएट एक्टिंग है और वो भी हमारे पास क्वार्टरी अमोनिया है, बिल्कुल वो सेम है नियोस्टिग्मीन की, ठीक है। अगर आपने उसके ऊपर नोट लिखना है तो जो जो चीज़ें आप नियोस्टिग्मीन में लिखेंगे ना, वही की वही चीज़ें आपने उठा के पायरोस्टिग्मीन में लिख देनी है, आपको बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको दोबारा रिपीट करके नहीं लिखा है, आप बिल्कुल वही जो नियोस्टिग्मीन में लिखना है वो आप पायरोस्टिग्मीन में लिख देंगे। लास्ट जो ड्रग हमारे पास बचती है वो है इकोथायोफॉस्फेट। इकोथायोफॉस्फेट मैंने आपको कहा कि ये एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये बिल्कुल वही काम कर रहा है लेकिन ये ज़रा लॉन्ग एक्टिंग है, 12 से घंटों से कई दिनों तक ये अपना काम करता है। अच्छा, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, इसके यूजेस में मैं इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन दूँगी क्योंकि इसके यूजेस यही है कि ये उसको इनहिबिट करता है एसिटाइलिन-कोलिन को। मैं इसके यूजेस के अंदर इसका मैकेनिज़्म लिखूँगी कि ये एक्शन किस मैकेनिज़्म के ज़रिए से करता है, ठीक है। उस मैकेनिज़्म के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी ये चीज़ें ट्रेस करूँगी ताकि मैं वो डायग्राम बना सकूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि जितने भी ये एसिटाइलिन-कोलिन इनहिबिटर हैं इनका एक्शन होगा ड्रग और एसिटाइलिन-कोलिन एस्टरेसेस के दरमियान। अब मैं वही इंटरेक्शन होता हुआ आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इकोथायोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ईजी है, इसी के नाम से मिलता है। इसके नाम में 3 हिस्से हैं, इको, थायो और फॉस्फेट। यानी इसके ग्रुप में एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक थायो ग्रुप होगा और इको से आपने याद रखना है कि 2 इथाइल ग्रुप है। क्या है? 2 इथाइल ग्रुप है। इको से क्या है? 2 इथाइल ग्रुप है। सिमिलरली 2 इथाइल ग्रुप बना लो। C2H5 होता है, एक ग्रुप आपने यहाँ बना देना है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट हमने देखा कि इको थायो को भी आप छोड़ दें, फॉस्फेट यानी एक फॉस्फेट ग्रुप है इनके दरमियान में, तो फॉस्फेट ग्रुप बना दो एक इनके दरमियान में। ये देखो बिल्कुल इजी सा है, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है। अब फॉस्फेट ग्रुप में यहाँ पर C डबल बॉन्ड और इस तरह आता था ना,
अब आपने ये चीज़ नहीं करनी, इस ओ को यहाँ से मिटा देना ऐसे, ठीक है। और क्योंकि अब हमने यहाँ पर थायो ग्रुप लगाना है, अब थायो ग्रुप क्या होता है, सी वो एस और एच होता है, ऐसा होता है ना। यहाँ पर एक चेंजिंग करनी है कि आपने इस एच की जगह आर लगा देना है, क्या लगा देना, आर लगा देना है ऐसे। तो ये आपके पास इकोथायोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये ड्रग हमारी है, ये ड्रग पड़ी हुई है। अब इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे वो एंजाइम आएगा। अब ये कौन सा एंजाइम है, ये है एसिटाइलिन कोलिन एस्टरेसेस। अब ये इसकी एक्टिव साइड है, आपने पता है हर एंजाइम का एक एक्टिव साइड होता है जो एक्ट करता है रिसेप्टर के साथ। अब इसकी एक्टिव साइड के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। अब ये फॉस्फेट का और इस ऑक्सीजन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। सो क्या होगा, यहाँ पर ये जो थायो ग्रुप है ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, इसका रिमूवल होगा, और साथ यहाँ से ये इस एच का रिमूवल होगा, ठीक है। ये मैं अब बॉन्डिंग होती हुई दिखा रही हूँ। और यहाँ पर पी और इस ओ के दरमियान में एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ये है एक कोवलेंट बॉन्ड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब जैसे ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, अब आपको क्या लगता है, ड्रग और इसका इंट्रैक्शन हो गया, अब एसिटाइलिन कोलिन स्ट्रेन अपना काम नहीं कर सकेगा, इस अटैचमेंट के बाद ये हो चुका है इनएक्टिव। ये अब एसिटाइलिन कोलिन इसके साथ आ भी जाए, फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करती हूँ यहाँ पर ये एसिटाइलिन कोलिन आ गया, ये एसिटाइलिन कोलिन को कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसका जो एक्टिवेटेड ग्रुप है वो ऑलरेडी बॉन्डेड फॉर्म में है, वो एसिटाइलिन कोलिन को कुछ भी नहीं कह सकता, ठीक है। बट वो कहता है कि एक केस है जिसमें ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और उस प्रोसेस को कि जिसमें ये बॉन्ड टूट जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एगिंग, AGING। एगिंग कहते हैं कि किसी भी अल्काइल ग्रुप का लॉस हो जाना। तो एगिंग कैसे होगी कि यहाँ पर कोई एक जो इथाइल ग्रुप है वो निकल जाएगा, लेट्स कंसीडर कि ये वाला इथाइल ग्रुप निकल गया, ठीक है, यहाँ पर OH बच जाएगा। जब ये इथाइल ग्रुप निकल जाएगा ना, तो ये जो बॉन्ड है ये अब बन चुका है इरिवर्सिबल, और ये किसी भी वक्त यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं 2APM। वो जैसे एंजाइम ये आएगा, ये बॉन्ड अब टूट जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, ठीक है। अब ये 2PM के साथ ये बॉन्ड अटैच हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एगिंग। जैसे ही एगिंग होगी, एक यहाँ से इथाइल ग्रुप रिलीज होगा, जब इथाइल ग्रुप रिलीज होगा तो क्या निकल जाएगा, CH2OH, C2H5, इस तरह से ये इथाइल ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है। और ये एंजाइम आके इसकी जगह ले लेगा, और ये बॉन्ड वापसी यहाँ पर OH दोबारा अटैच हो जाएगा। अब ये जो है ना, ये जो इनएक्टिव एसिटाइलिन कोलिन था ये दोबारा हो चुका है अब एक्टिव। अब ये एसिटाइलिन कोलिन जैसे इसके करीब आएगा, ये दोबारा एसिटाइलिन कोलिन पे एक्ट करेगा और इसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। सो ये था इसका पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके यूजेस की जगह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने किया है। लास्ट में आ जाते हैं इसकी, अच्छा, इसके कुछ यूजेस जो हैं वो नीचे डिस्कस किए गए हैं कि ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है ना, ये एज अ इंसेक्टिसाइड जो है वो यूज़ किए जाते हैं, बस ये चीज़ इसके बारे में बताई गई है। दूसरा इसके जो कुछ टॉक्सिक इफेक्ट ये हैं कि ये केमिकल केमिकल टेररिज्म में, यानी दहशतगर्दी करने के लिए इस केमिकल का जो है ना वो यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है, और कुछ लोग जो हैं इन कंपाउंड्स को एक्सीडेंटल ले लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, या कुछ लोग जो हैं वो एज अ सुसाइड करने के लिए भी इन चीज़ों को ले लेते हैं, तो ये भी इसका टॉक्सिक इफेक्ट है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर हमने इसका एंटीडोट करना है, मतलब इसका इफेक्ट टॉक्सिसिटी हो गई और टॉक्सिसिटी को हमने आगे जाके ट्रीट भी करना है, तो ट्रीट आप करेंगे एट्रोपिन के ज़रिए से, किसी तरीके से एट्रोपिन के ज़रिए से। दूसरा है डायाज़ीपैम, ये इसको ट्रीट करेगा। और तीसरी एक और ड्रग है पैरालाइडोक्साइन। पैरालाइडोक्साइन के बारे में बस आपने ये लिखना है कि ना ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। ईजिली सिंपल में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगी ये इसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि ये लेस
इफ़ेक्टिव है, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है ये हमारे लिए, ठीक है? इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको इसके ये 2 नाम डायज़ेपम और पायरोक्लोरोक्सेमाइन ये याद नहीं रहता, तो आप सिर्फ़ इसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए सिर्फ़ एट्रोपिन भी लिख सकते हैं, वो भी आपका ठीक होगा, ठीक है? सो आई होप कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर जो है वो सही लगा होगा, आपको समझ आ गई होंगी इन सारे कॉन्सेप्ट्स की। बिल्कुल ईज़ी सा था और मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईज़ी करके समझाऊँ। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो यहाँ पर हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।